बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन के मुताबिक ना करार देकर यह फैसला दिया गया है। इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान के पास जब यह मामला आया था, उसी वक्त कहा जा रहा था कि इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस हो सकता है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से सवालात उठे थे। ये पार्टी आइन के मुताबिक नहीं है, क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई, वोटर्स फरिश्ते मौजूद नहीं थी, किसी को इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ना मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद ही अपने उम्मीदवारों का बगैर किसी इंतखाब के चुनाव कर लिया। उसी वक्त ये समझा जा रहा था कि अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और बिलाखिर आज का फैसला सामने आ गया कि तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं होगा। माजी के अंदर भी इस किस्म के फैसले होते रहे हैं, इंतखाबी निशान सियासी जमातों से वापस लिए जाते रहे। और हालिया माजी की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ भी इस बात से महरूम हो गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो टिकट्स दिए थे उन्हें तस्लीम ना किया गया और आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर सेनेट में ये इंतखाब हुआ था। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के पास रास्ता क्या होगा। अदालत से रजू करेगी तहरीक इंसाफ, क्या इंतखाबी निशान वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ आज एक बड़ा अहम फैसला, जिसमें साइफर केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली गई। इस ज़मानत मंजूर करने के बाद एक बहस नई शुरू हुई है। क्या तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आज अदालतों की मदासराई कर रही है, सोशल मीडिया पर जो कंपेन कर रही है, अदालतों से इस ज़मानत के बाद उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, कल किसी और मुकदमे के अंदर जिन मुकदमात का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सामना है उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो फिर तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या होगा। दोबारा से अदालतों के ऊपर चढ़ाई तो शुरू नहीं कर दी जाएगी। फिर अगर देखा जाए आज का इख्तलाफी नोट जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा, उन्होंने लिखा कि इन लोगों को, इन रहनुमाओं को जेल में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनके ऊपर ऐसा मुकदमा नहीं है कि इन्हें जेल में बंद रखा जाए, और इंतखाबात करीब हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इनको रिहा किया जाना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ अतर मिनल्ला साहब के इख्तलाफी नोट में एक बड़ी अहम चीज़ मौजूद है, वो चीज़ जिसका तहरीक इंसाफ ने फ़ायदा उठाया था। 2018 के इंतखाबात उन्होंने सवालात उठाए अपने इस इख्तलाफी नोट के अंदर कि इस मुल्क के अंदर वज़राए आज़म वक्त से पहले फ़ारिग कर दिए गए, और 2018 के अंदर भी एक पार्टी को दीवार से लगाया गया और लेवलिंग प्लेइंग फील्ड उस पार्टी के लिए नहीं थी। गोया 2018 के इंतखाबात की बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और उस वक्त दीवार से लगने वाले और उस वक्त लेवलिंग प्लेइंग फील्ड का गिला करने वाले मियाँ नवाज शरीफ थे। आज मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ बात की जाती है, कहा जाता है कि उनके लिए मैदान खाली है, जबकि तहरीक इंसाफ के लिए अब लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या सियासी जमातें इसी चक्कर के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी कि किसी को निकालने के लिए वो किसी का सहारा बनेंगी, और जब उनको निकाला जाएगा तो फिर वो आइन और कानून की हुक्मरानी के दावे करेंगी। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान नईम हैदर पंजोता साहब से भी हम रब्ता कर रहे हैं कि वो भी आज के प्रोग्राम के अंदर मौजूद हों, उनसे भी ये जाना जा सके कि अब तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल क्या होगा। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। आज का फैसला, एक तरफ तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला, तहरीक इंसाफ खुशी मना रही है कि आज उनके रहनुमाओं की ज़मानत मंजूर हुई, अगरचे उनकी रिहाई तो हो नहीं सकती, मुख्तलिफ मुकदमात का उन्हें अब भी सामना है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। एक रोज़ में एक खुशी और एक उनके लिए मुश्किल। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने याद किया, काफ़ी दिनों के बाद याद किया इस दफ़ा। एनीवे जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दो बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसले के तहत जो है वो बानी पीटीआई और उनके साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको ज़मानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुकदमे में, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनको कलअदम करार दे के बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया है। दूसरी बात के ऊपर पहले से शुरू कर देते हैं बात। देखिए, जहाँ तक तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक रहा है, ये जब से लाइमलाइट में आई है पार्टी, उस वक्त से ये तीसरा के चौथा इंटर पार्टी इलेक्शन था। इससे पहले अगर आपको याद हो, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब ने एक पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, जिसको उठा के खान साहब ने फेंक दिया था और वजीउद्दीन साहब को घर भेज दिया था। उसके बाद दोबारा फिर कुछ अरसे के बाद
तस्नीम नूरानी साहब को पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए कहा गया था, और उस इलेक्शन के नताइज का भी क्या हुआ था, वही हुआ जो पहले हुआ था, और वही हुआ कि वजीउद्दीन साहब की तरह से तस्नीम नूरानी साहब भी घर लौट गए। तो ये इलेक्शन जो है, ये अब इलेक्शन कमीशन ने इसको कंट्रोवर्शियल करार दे दिया है, हर बल्ले का निशान वापस हुआ है। इसकी फेट यही होने जा रही है कि यकीनी तौर पे पीटीआई जो है वो अपील में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से उनको मोस्ट लाइकली रिलीफ मिल जाएगा। अब आ जाए जनाब आप पहले वाली बात के ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है, लेकिन अगर इससे मुराद ये है कि खान साहब आज़ाद हो के अब अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन आके ग्राउंड पर, सड़कों पर और जलसों में और जुलूसों में करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा, इसलिए कि इसी खदशे के पेश नज़र उनको पहले ही 2 और मुकदमात में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, और जहाँ तक 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसके ऊपर तो रेफरेंस भी अब दायर हो गया है, और इसी तरीके से तफ्तीश जो है वो एफआईए के हाथों और उसके हाथों जो दूसरा मुकदमा है तोशाखाना का, वो भी काफ़ी अगले मराहल तक पहुंची हुई है। और उसके ऊपर अगर आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दूसरी सिमत है, वो इसका बिल्कुल उलट है। हैविंग सेड दिस, एक बात तो यह है कि कल तक वो अदलिया जिसके बारे में जो सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती थी, जो इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये लाडलों की अदलिया है, कुछ ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए गए, वो अचानक अब जो है वो मेरिट वाली अदलिया बन गई है। एक तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि चलिए पीटीआई का ख्याल है। आपको एक वाकया याद करा दूं मैं, अगर आपको याद हो, जब असम्बली डिसॉल्व की गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था, तो वो 5 जज थे जो जिनकी तस्वीरें कारों के ऊपर लगा के लंदन जैसे शहर की गलियों में जूतियां बरसाई गई थी उनको, और आपको भी याद होगा मेरे ख्याल से, हम दोनों ने वो मामला रिपोर्ट भी किया था, उस पर प्रोग्राम भी किया था। मतलब कहने का ये है कि अगर तो आपकी मर्जी का फैसला हो जाए तो सब ठीक है, अदलिया भी ठीक है, और अगर फैसला आपका नेगेटिव हो जाए तो फिर इन जजों की जो गत बनती है, जो शामत आती है, वो आपके मेरे सामने है। असल मसला ये है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात की जा रही थी, उसके हवाले से अगर आप देखें तो सुबह का फैसला जो है वो एक बहुत बड़ा फैसला है कि एक गुंजाइश निकाल दी गई है कि नहीं जनाब, आला अदलिया जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इसके मुतालबे को तस्लीम करती है, और ये दीजिए जी हमने तो आपको रिलीफ दे दी है। बट जैसा मैंने पहले कहा, क्या बाकी के जो मुकदमात हैं 2 जिनमें उनकी गिरफ्तारी है, उसमें भी उनको फौरी रिलीफ मिलने जा रहा है कि नहीं, ये मेरा ख्याल है वी हैव टू वेट फॉर ए लिटिल वाइल, इससे पहले कि ये फैसले सामने आए। नहीं, मैदर पंजूथा साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। आज का फैसला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, बल्ले का निशान वापस हो जाना, अब पीटीआई के पास कानूनी रास्ता क्या होगा और क्या रिलीफ मिलने का इम्कान नजर आता है आपको अदालतों से? जिस किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे उस पर उसी वक्त कहा जा रहा था कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी जल्दबाजी में ऐसे मामलात क्यों छोड़े कि बिलाखिर उन्हें जो है ये इलेक्शन जो सारा कलअदम करवाना पड़ा? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि आज अदर मनल्ला साहब ने बाकायदा तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उस वक्त ये दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए कि जब पाकिस्तान में किसी और जमात के साथ इस तरह से नहीं डील किया गया तो सिर्फ पीटीआई के लिए ऐसा क्यों है। दूसरी बात ये रह गई कि हमने 2022 के अंदर भी अपने इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक करवाए। इसी तरह 2023 के अंदर दोबारा जब हमें कहा गया तो हमने करवाया। हालांकि जो कार्रवाइयां इलेक्शन कमीशन में चलती रही हैं हमारे खिलाफ, हम ये कह रहे थे कि हमें नोटिस जो मिला था उसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद 71 डेज फैसला महफूज रख के और ये कहना कि आप इलेक्शन करवाएं, हम फिर चले गए। इस वजह से चले गए क्योंकि हमें पता था कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे तो हाई कोर्ट में हमें जल्दी रिलीफ नहीं मिलने वाला। उसके बावजूद हमने उस ऑर्डर को चैलेंज किया और हमें रिलीफ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ये कह दिया कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इलेक्शन हमने अपने आइन के मुताबिक करवाए। हमने एक शेड्यूल जो था, जो रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमने अनाउंस किया 29 तारीख को। हमने जगह, हमने वक्त, हमने हर एक शख्स को दावत दी कि कोई भी आके कर सकता था, लेकिन क्योंकि कोई उम्मीदवार आया नहीं और ये जो एक लोग प्लांट किए गए थे ये भी मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद आए और सिर्फ उस एक प्रोपेगेंडा करने के लिए थी कि हमें बिल्कुल जो है शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि बड़े अच्छे तरीके से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में दोस्तों ने इनके साथ डील किया, किसी ने इनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। हालांकि ये पीटीआई के मेंबर भी नहीं थे, अकबर बाबर टाइप के लोग,
और उसके साथ साथ आप देखें कि 14 लोग जो हैं वो दरखास्त लेकर चले गए जी कि हम मेंबर हैं। वहां पर जब बाहर निकलते हैं तो उनके दरमियान ही जो उनके वर्कर्स बनाए गए हैं वो कहते हैं जी कि हमें तो नून लीग के फलाने बंदे ने भेजा था। तो प्लांट करके ये लोग लाए गए थे सिर्फ बल्ले का निशान छीनने के लिए। बदनीति ये थी कि बल्ले का निशान छीना जाएगा तो शायद उससे जो वोट है इमरान खान का खत्म हो जाएगा। लेकिन वोट तो इमरान खान का इंटेक्ट है, वोट तो खत्म नहीं हो सकता ना कभी भी। और बल्ले की निशान की साजिश ये समझ रहे थे कि आखिरी हरबे है, क्योंकि बाकी हरबे तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए थे, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करके, गिरफ्तारियां, अगवा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, अपने नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करके, अपने केसेस खत्म करवा के, अपने लिए वहां से जनाब लंदन से एक प्रोटोकॉल सारा लेकर और अपनी नैब के केसेस के अंदर खुद को बरी करवा के, तो ये सारी चीजें तो कर रहे थे। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से बात हो या ओवरसीज के वोट की बात हो कि उसको खत्म किया जाए ताकि इनकी राय हमवार हो। तो वो बात दुनिया जानती है, कौम जानती है कि ये किस तरह से आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे आया नहीं जा सकता। इन्होंने एक जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, मैं बड़ा वाज़ेह कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जब से खान साहब की हुकूमत गई है तब से एक बाइसनेस का जो मुजाहरा किया है, वो चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हो, निगरान सेटअप के न्यूट्रल होने के हवाले से हो, या हमारे इलेक्शन के अंदर ये मामला जो आज फैसला दोबारा है उस हवाले से हो, या खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हो, या तौहीन अदालत की कार्रवाई जेल के अंदर चलाने के हवाले से हो, या दीगर आपने देखे कि सिर्फ और सिर्फ सारे कदगन, सारे एतराज़ात हमारे लिए हैं, डीआरओज़ हमारे ऊपर नाफिज किए गए हैं, डीसी सारे पीएम और पीडीएम टोले के लगाए गए लोग हैं और उनको वो सहूलत दे रहे हैं, हमारे लिए वो सख्तियां पानी छोड़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर, हमारे ऊपर गोलियां वो चलवा रहे हैं। वो ये सिर्फ चाहते हैं कि धांधली के जरिए इस तरीके से ये मुल्क के ऊपर नाफिज हो। जमहूरियत के ऊपर हमला है, आइन के ऊपर हमला है, कानून के ऊपर हमला है। किसी सूरत हम इस चीज को कतन कबूल नहीं करते और शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जो फैसला है उसको चैलेंज करने का भी इरादा रखते हैं। हमारी डिस्कशन हो रही है, जो भी लाए अमल आएगा आपके सामने आएगा। ठीक है, हसन रज़ा पाशा साहब, पंजोथा साहब कह रहे हैं हम इसे चैलेंज करेंगे, अदालत के पास जाएंगे। अदालत के ऊपर बड़ी तनकीद भी उन्होंने की इस फैसले के ऊपर। वो समझते हैं कि पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस्ड है, इसलिए इस किस्म के फैसले आ रहे हैं। अदालत में पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो जो खुश आइंद बात है वो ये है कि आज दो फैसले ऐसे आए जिसकी वजह से जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने अदालतों की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। जिस तरह के पहले आप और बुखारी साहब ने फरमाया, चलें देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात जो है, इनका हक है, बनता है इनको लेवल प्लेइंग फील्ड। हमने 3-4 दिन पहले एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें भी कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज़ के लिए होनी चाहिए। अब इन्होंने उस पर बड़ा एतराज़ किया जी टाइमिंग ठीक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये कहेंगे कि टाइमिंग हमारी ठीक थी, क्योंकि हमने इलेक्शन से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम वर्कर्स, आज़ाद उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है उसमें। और टाइमिंग की ये थी कि इलेक्शन से पहले हमने, और आप देखिएगा कि इलेक्शन के बाद यही दोस्त हमारे बैठ के आपके प्रोग्राम में कह रहे होंगे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ और जो इलेक्शन कमीशन है उसने जानबदारी का मुजाहरा किया, दिस एंड डैट। और आपका सवाल यकीनन ये आएगा कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऐसे वेल बिफोर टाइम एक बात की थी तो आपने उस वक्त एतराज़ कर दिया था, क्योंकि कुछ नारे हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने लिए मुख्तस कर रखे हैं। आप पीपल्स पार्टी का अपना नारा है, रोटी कपड़ा और मकान, अभी भी वो लगाते हैं, ठीक है जी, बड़ा अट्रैक्टिव है। कोई और पार्टी लगाए तो वो माइंड करते हैं। मुस्लिम लीग नून का भी अपना नारा है, वो कोई और पार्टी लगाए मोटरवे की बात करे तो उनको भी बुरी लगती है। और इनका भी अपना नारा है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ हमारा नारा है, और जो इलेक्शन कमीशन की जानबदारी की बात सिर्फ हमने करनी है। अगर कोई और करेगा, हमारा बयानिया वो चुरा के ले जाएगा, तो इलेक्शन के बाद हमारे पास एतराज़ और बात करने वाली कोई गुंजाइश नहीं बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए मलिक साहब। और इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए
कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको मौका दें। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब भी बात की जाती है ये कहते हैं नून ने भी ऐसे किया है, पीपल्स पार्टी ने भी ऐसे किया है, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ को चेंज के नाम पे वोट दिए हैं। आप यकीन करें वो लोग भी वोट देने के लिए आए थे 2018 में जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिए और चेंज के नाम पे आए और एक ऐसी सोच लेके आए कि अब हम जिसको हुकूमत दे रहे हैं वो मुल्क में बिल्कुल चेंज लेके आएगा। फिर क्या हुआ? चेंज नहीं हुई और इन्होंने भी इलेक्शन उसी अंदाज में कराए जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी, नून, JUIF या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती रही है। वो कहते हैं कि हमारी सारी पॉलिसियों के बावजूद अब भी हम पॉपुलर हैं। नहीं, देखिए मलिक साहब, ये हर पार्टी कहती है। आप अगर शेख रशीद से सुने तो वो भी कहे गए कि मेरी पार्टी सबसे पॉपुलर है, हालांकि वो एक सीट उनकी होती है या 2 सीटें होती हैं और वो भी कोलेशन पार्टनर के साथ मिलकर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ये चेंज के नाम पे आए हैं, इनको चाहिए था, इनको 20 दिन मिले थे और इनको पता था कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है और हर पूरी कौम को नज़र आ रहा था कि इनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो इनको चाहिए था कि इलेक्शन इस अंदाज में इंट्रा पार्टी के कराते कि कम से कम कोई चीज़ नज़र आती, दूसरी पार्टियों से डिफरेंट नज़र आने, तब्दीली की कोई चीज़ नज़र आती। अफसोस इस चीज़ का है कि तब्दीली का नाम लेके ये आए लेकिन तब्दीली ना ला सके। ठीक है पाशा साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद तो बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आज उस बड़े अहम फैसले की जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों बड़े रहनुमा जमानत तो पा चुके हैं लेकिन बाहर आते दिखाई नहीं देते। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद। सलीम बुखारी साहब, जिस किस्म का आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उससे लगता यह है कि साइफर मुकदमे के हवाले से काफ़ी जो है प्रोसीडिंग में जज साहबान ने रिमार्क्स भी दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में होगा। जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमे का फैसला आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या लगता है कि आज की जो जमानत की मंजूरी के वक्त की जो समाअत है इसके असरात भी होंगे? दूसरा, जमानत होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाहर नहीं आ सकेंगे, इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकेंगे, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है। तीसरी चीज़ ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त PTI को गिला शिकवा है कि हमारे नॉमिनेशन पेपर हमें नहीं जमा करवाने दी जाते, पुलिस पकड़ती आके, मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास वो लोग जाते हैं तो वहाँ उनको रोका जाता है, ये जो गिले शिकवे हैं PTI के, इसको दूर करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि क्या आज के इस फैसले का कोई असर जो है वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर पड़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको पिछले 10-15 साल में से 20 मिसालें ऐसी निकाल देता हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक फैसला दिया तो नीचे ट्रायल कोर्ट के हाथ भी बन जाते हैं और मजाल भी उनकी नहीं होती कि उस फैसले की स्पिरिट के खिलाफ जाएं। पनामा से अगर मैं बात शुरू करूं तो आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो JIT बनाई थी, उसके बाद ट्रायल कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं थी। 20 मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, रिकॉल कर सकता हूं। जो आज रिमार्क्स दिए गए हैं, मिसाल के तौर पे एक जज ने कहा कि जनाब ये तो बानी PTI तो मासूम है, और दूसरे जज ने कहा कि ये जी इलेक्शन के इतने करीब आपने उनको बांध के अंदर रखा हुआ है, कोई तरीका कार है ये। तीसरे ने कहा कि साइफर में तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ जनाब, कौन से मुल्क का नुकसान हुआ, कौन से दुश्मन को फ़ायदा पहुंचा। इसके बाद आप ये तवक्को कर रहे हैं कि डाउन द लाइन एक जज बैठ के एक ऐसा फैसला कर देगा जो इस पूरी जो गर्दान मैंने आपके सामने की है इससे हटके होगा। नामुमकिन, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब सलमान सफदर साहब ने बाहर आके ये कहा कि साइफर के मुकदमे की टांगें काट दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से वो ऑब्जर्वेशन उनकी ठीक थी। दूसरी बात यह है कि मुकदमे की अगर आप नौयत पर जाएं तो मैं मुख्तसरन चंद बातें अर्ज कर देता हूं कि हमें खान साहब ने बताया था कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश की है जो दुनिया की सुपर पावर है, और साजिश का जरा लेवल मुलाजा फरमाइए कि स्टेट डिपार्टमेंट का एक 3rd सेक्रेटरी लेवल का बंदा पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाता है और कहता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दें हम उसके खिलाफ साजिश करने वाले हैं। ये कैसी साजिश है, इसकी कोई मिसाल आपको ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में नहीं मिलेगी। एक बात। दूसरी बात यह कि हमें खान साहब ने बताया कि ये मुल्क मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, हमारे पास इसके सबूत हैं। लहरा के पब्लिक रैली में उसके मुंदरजात और वो बताया कि ये साइफर है, हमने तब भी मान लिया।
फिर उसके बाद जब सूरत हाल बदली तो उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका का तो इसमें कोई कसूर नहीं था, हमारे तो ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, हमने तो PR फर्म में हायर कर ली हैं और हमारी जो लीडरशिप है वो जाके यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन एम्बेसडर को उनके घरों पे मिली हैं। और ये कि ये तो साजिश लोकल थी। तीसरी पोजीशन उन्होंने ली कि नहीं, ये सिर्फ लोकल नहीं थी, इसमें तो एक मीर सादिक था, एक मीर जाफर था। ये आपको भी याद है खान साहब या नहीं, मलिक साहब के नहीं? बिल्कुल ठीक। फिर पांचवी पोजीशन कि नहीं, दिस इज ऑन माई बैक, ये तो गुजर गया जी वक्त, वो तो गलत फहमी हो गई थी। विच पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? किसको हम बुनियाद बनाएं कि ये केस उनके खिलाफ झूठा है, सच्चा है, जैसा भी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि आज इस साइफर वाले मुकदमे को की तदफीन हो गई है। अब आ जाए जनाब, जो दूसरी बात आप पूछ रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, कि वो आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है, जो मुकदमात की नौयत है, ख़ास तौर से जो 4-5 बड़े मुकदमात हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, चाहे वो तैरियन खान का केस है, चाहे वो इद्दत में निकाह का केस है, इन सब की नौयत गंभीर है। वो इसमें बरी हो जाए, अल्लाह करे, बिल्कुल हो जाना चाहिए उनको। लेकिन ये कहना कि मुकदमे बेमानी है, ये बेमानी मुकदमे नहीं है। अब क्या उनको इतनी जल्दी वन आफ्टर अनदर 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 5-6 मुकदमात में ऐसा रिलीफ मिलने जा रहा है कि वो बाहर आके अपनी पार्टी की कैंपेन को लीड कर सकें? मुझे ऐसी सूरत हाल बज़ाहिर दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। अगर अदालतें ये समझें कि उनका कोई कसूर नहीं तो उनको बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। तीसरी बात, देखिए, गुजारिश ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहते किसको हैं? आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से कि 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड थी? ठीक नहीं थी। तो मैं उसकी भी 20 मिसालें आपको दे सकता हूं। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या हुआ, इसका तो मैंने अभी टच ही नहीं किया। आप पहले देखें जिस तरीके से जहाज भर भर के ला के पार्टी में शामिल किए जा रहे थे, जो सारे के सारे इलेक्टेबल जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स। करेक्ट। तो ये हर दफा के इलेक्शन में होता है कि कोई ना कोई या कह लीजिए कि हुस्ने नजर में आ जाता है या किसी न किसी के ऊपर अजाब गिरता है। तो ये कहना है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, इसके ऊपर मुझे मेरी रिजर्वेशंस है। ये प्रेमिसेस उनका ठीक हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर फौरी तौर पर खान साहब की बजाय मैं देखता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे और वही इस पार्टी की कैंपेन को लीड भी करेंगे। जी नहीं, मैदर पंजूथा साहब, इख्तलाफी नोट मेरे सामने पड़ा है जिसमें आज अतर बिन अल्लाह साहब ने लिखा है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी पर चढ़ा दिया गया और जनाजा भी पढ़ने नहीं दिया गया। मुल्क में वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया। मुल्क में वक्त से पहले ओहदों से हटाए गए वज़ीर आज़म को ज़ेर हिरासत रखा गया। लेकिन साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी, उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में की मिसाल मौजूद है जब एक वज़ीर आज़म को नाअहल करके लेविंग प्लेइंग फील्ड छीनी गई। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी। क्या तहरीक इंसाफ इस इख्तलाफी नोट में जो दर्ज है इससे इत्तेफाक करती है कि 2018 में मुस्लिम लीग नवाज से ये चीज़ छीनी गई थी? आज गिला शिकवा आपको है। देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। जो रिमार्क्स आए हैं, जो बात की गई है वहाँ पर फैसले के अंदर भी जो चीज़ें आई हैं मैंने देखी हैं सारी। इसके अंदर हम तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि किसी को जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया या किसी को शहीद किया गया तो वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल हमेशा मजम्मत की है। और बात नाअहली की अगर की जाए तो नाअहली जो है इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ से उस तरफ इशारा हो। और इलेक्शन से पहले अगर उन्हें आउट रखा गया है, अगर उनको नाअहल किया गया है, उनके ऊपर केसेस थे, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि क्या आज रसीदें दी गई हैं लंदन वाले फ्लैट्स की? तो आज भी नहीं दी गई। आज भी आपने नैब को, अदालत को, सबको मैनेज करके आपने क्लीन चिट ली है। लेकिन अगर कौम की नजरों में देखा जाए तो बिल्कुल आप बरी नहीं है। और कौम जानती है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मकसद ये हो कि आपने अपने बैंक बैलेंस दौलत बनानी है, जायदादें बनानी है, अपनी प्रॉपर्टियां बनानी है, अपने कारोबार बनाने हैं, तो वो नजर आ जाता है। और दूसरी तरफ आज इमरान खान के साथ लोग क्यों खड़े हैं? वो इसलिए खड़े हैं कि उसने अपना पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं दिया, उसने अपनी जायदादें नहीं बनाई। उसकी पॉपुलैरिटी क्यों है? अगर आप ये समझते हैं कि आप ठीक थे मुल्क के लिए, तो आपकी पॉपुलैरिटी होती ना। आज आप जलसे नहीं कर पा रहे, आप आवाम में नहीं निकल पा रहे, आपको जलसा करना पड़ता है, तो आप लोग उनको लालच देकर ले जाते हैं कि 2000 खाएं जी, और बिरयानी के लालच दिए जाते हैं। और जब आपके जलसे में लोग जाते हैं, वो नारे मारते हैं इमरान खान जिंदाबाद के। आप कोई सर्वे करवाते हैं तो उसके अंदर PTI जो है वो आगे जाती है।
आप कोई ट्वीट करते हैं या वहां पर पोल बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर आपको डिलीट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? आपके करतूत कारनामे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना खुद जो है वो देखा, बल्कि मुल्क, आप सिर्फ जुबानी कहते हैं कि हम सियासत में हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की खिदमत के लिए हैं, या सवाब समझ के या बात समझ के, लेकिन आप सिर्फ सियासत में हैं सिर्फ अपने कारोबार बनाने के लिए, और फिर उन कारोबारों को बचाने के लिए कि आपकी जो मनी है, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसको आप उस काले धन को ना छिड़ा जाए। खान साहब ने बड़ा बार बार कहा कि अगर आधी दौलत भी इनकी पाकिस्तान आ जाए ना तो हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। तो ये क्यों लाएंगे आधी दौलत पाकिस्तान? क्योंकि इन्हें पता है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर हिसाब देने से बेहतर यही है कि डील करके आओ, 2 साल फंड्स और सारे सिलसिले बनाओ, रोड बनाओ। लेकिन पंजुथा साहब मेरा सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा, किसी को सियासत में हम लाते रहे, किसी को हम निकालते रहे, और आज जो अतर मिनल्ला साहब ने लिखा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कि 2018 में ये लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई एक जमात से, ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग नवाज से छीनी गई, उस वक्त बेनिफिशरी पीटीआई थी। क्या सियासतदान ये बात नहीं समझ पाते कि अगर आज किसी को निकालने के लिए अपना कंधा दे रहे हैं तो कल उन्हें भी निकाला जाएगा? देखें, आप केसेस का कंपैरिजन करें ना जी, तो क्या केसेस जो खान साहब के ऊपर दर्ज हैं, दफा 144 के ऊपर 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं, क्या नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये केसेस थे? और इमरान खान साहब के ऊपर जो 200 के करीब केसेस बनाए गए हैं, क्या किसी और लीडर के ऊपर इस तरह से केसेस बनाए गए हैं 16 महीनों में? सिवाय ये कि आप अदलिया के हक में पुरअमन एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आप आइन की बालादस्ती के लिए एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आप फलस्तीन के हक में क्यों निकल रहे हैं, आपके वर्कर्स गुब्बारे जो हैं वो उड़ा रहे हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अब कुछ लोग कहना जो पीटीआई से एफिलिएटेड हैं पहले से, कुछ लोग फॉर एग्जांपल उन्होंने नहीं ज्वाइन किए, जैसे आपने देखा कि केपी के अंदर एक साबका एमएलए उन्होंने ज्वाइन किया तो उनकी जो फैक्ट्री है उसको ही गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो उसने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया। तो ये जो एक पैमाना बनाया गया है कि ये लोग केसेस वाले हैं तो लिहाजा इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, 100 बंदा होगा, 200 बंदा होगा, और उसके ऊपर भी तहकीकात होंगी ना कि कौन इन्वॉल्व पाया जाता है या अदालत का क्या फैसला आता है, या कोई आजाद तहकीकात हुई है जिससे वो इन्वॉल्व होना उनका पाया जाए, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा ना कि ये 50 या 100 बंदा, आपने पूरे मुल्क को जेल बनाया। मैं कल से देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मैंने कोई 25-30 तो मैंने रीट्वीट ऐसे किए जिसमें मैंने सिर्फ ये देखा कि जिसके अंदर लोगों के घर जो है तोड़े गए, उनके घरों में जाकर बर्तन, उनके अलमारियां, शीशे, मेज, हर चीज तोड़ दी गई है। तो क्या ये आपने कभी ऐसा हिस्ट्री में देखा कि कोई जमात जो है वो इलेक्शन में उतरने के लिए उसके कैंडिडेट से इरादा रखते हैं तो उन कैंडिडेट्स के घरों में इस तरह से छापा मारा जाता है जैसे उस्मान डार की वालदा के साथ किया गया है? आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी नतीजे मिलती हैं कि कोई इश्तिहारी उसको पकड़ने के लिए मर्द हजरात इस तरह से जाएं और जाकर दावा बोलें और फिर ये कहें कि उसके इश्तिहारी के वारंट थे? कैसी आप मज़ाक़खेज़ बातें करते हैं। और वो डीपीओ आके डिटाई के साथ बयान दे रहे थे नहीं वो तो इश्तिहारी साहब लिहाजा हम गए हुए थे। तो ये सारी चीजें कौन जानती है, ऐसा ना किया जाए। हम बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर थोड़ा सा आइन जो है वो रहने दिया जाए, जैसे पहले रोंदा गया है इलेक्शन ना करवा के, और अब जो है फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन करके और धांधली जो एग्जेक्टिव के जरिए जो ये सारी की जा रही है कि डीसी और एडीसी आरएसी जो है आरओज और डीआरओ लगाए गए हैं, तो वो तो धांधली उन्होंने स्टार्ट कर दी है। जिसकी मर्जी है लेते हैं पेपर, जिसकी मर्जी हटवा देते हैं, जिसकी मर्जी है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है हसन पाशा साहब, जो अभी मंजूथा साहब बात कर रहे हैं ये तो बात भारत अपनी जगह पे दुरुस्त है कि किसी के घरों पे छापे मारना, अगर कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है उसका बाकायदा ट्रायल होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम हैं, लेकिन महज पोलिटिकल वर्कर्स जो है वो किसी विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें एक डिस्टिंक्शन भी ड्रा करनी चाहिए कि असल दहशतगर्द कौन है और पार्टी वर्कर्स कौन है। क्योंकि अगर आप पार्टी वर्कर्स को दहशतगर्द करार दे के आर्मी कोर्ट्स में, आप मिलिट्री कोर्ट्स में आप उनका ट्रायल करते हैं तो ये एक अजीबो गरीब बात बनती है। और असल दहशतगर्द इसी वजह से वो उनको जो सिविलियंस वाली बात हम कर रहे हैं और पहले दिन से कर रहे हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, तो उसका बेनिफिट वो ना ले जाएं। तो बहरहाल चूँकि मामला आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, वो फैसला करेंगे और उनको चाहिए भी कि ये डिस्टिंक्शन ज़रूर ड्रा करें कि पॉलिटिकल वर्कर्स अगर
आर्मी तनसीबात पे भी कोई हमला करते हैं जिस तरह के 9 मई को किया गया, या वो किसी मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुँचाते हैं जिस तरह के मेट्रो स्टेशन का यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में करोड़ों का नुकसान हुआ, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और एक कैटेगरी बना लेनी चाहिए कि डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए कि कौन किस में फॉल करता है, दहशतगर्द कौन है और पॉलिटिकल वर्कर्स कौन है। बहरहाल पॉलिटिकल वर्कर्स को क़यादत की बहरहाल ये बड़ी मैं समझता हूँ कि सूझबूझ की ज़रूरत होती है कि उन्होंने अपने मॉब को, पॉलिटिकल वर्कर्स को किस सिमत लेकर जाना है। जो सबसे अलार्मिंग बात है 9 मई के हवाले से वो ये है कि एक ही दिन में कितने 100 मकामात पे इकट्ठ हुआ और वो सारी की सारी वो जगह थी जहाँ पे आर्मी तनसीबात थी, तो इसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता कि ये प्लानिंग के साथ किया गया। बहरहाल वो अभी भी मामलात कोर्ट्स में ज़ेर समाअत है, उस पर हमें अपना वर्डिक्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड पे जो आपने कहा उस पे मैं बिल्कुल उस बात को सेकंड करता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को इस हद तक ग्रिल नहीं करना चाहिए कि आपका जो सारा सिस्टम है वो स्मैश हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। सलीम बुखारी साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर बचा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, क्योंकि आज अगर बल्ले का निशान वापस चला गया, पीटीआई को गिला शिकवा है। माजी में भी हमने देखा 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से पीएमएलएन गिला शिकवा करती रही, इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार देती रही। मौजूदा इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? अभी से सियासी जमातें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद कर रही हैं, अपने इंतखाबी निशान छीनने के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। पहली बात तो यह है कि हम बड़ी अनफॉर्चुनेट कौम है कि हमने आज तक एक अच्छा लूजर होने का सबक कभी सीखा ही नहीं है। जो 1970 के बाद से 9 इलेक्शन हुए हैं, मुझे बता दीजिए किसी एक इलेक्शन में जिस पे भरपूर तौर पे ये ना कहा गया हो कि धांधली हुई है। 2018 का इलेक्शन पीटीआई ने जीता, आपने देखा। इसके बावजूद पीटीआई सबसे पहले थी जिसने कहा कि धांधली हुई है, आपको भी याद होना चाहिए, मुझे भी याद है। उससे पिछले इलेक्शन पे चले जाएं, नून लीग ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा धांधली हुई है, एमक्यूएम ने भी कहा धांधली हुई है। तो एक तो ये हमें अभी तक ये लर्न करने की ज़रूरत है कि इलेक्शन हारा भी जा सकता है, जीतना लाजमी नहीं होता है। इस हवाले से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है। इलेक्शन के बाद क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि क्रेडिबिलिटी इलेक्शन की, कोई भी जीते ABCD, ये क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह से चैलेंज भी होगी और अब्यूज़ भी होगी। एक बात तो ये आप तय कर लें। दूसरी बात ये कि सिनारियो क्या होने जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ों का टेस्ट है। एक टेस्ट ये है कि जो कल्ट क्राउड होता है या जो मकबूलियत कह लें, या कबूलियत जिसको हम कह रहे हैं, ये इस्तिलाहात नई हमारी सियासत में आई हैं, क्या उसके जलसों जुलूसों में जाने वाला हर शख्स उसका वोटर है या नहीं है। मलिक साहब, मैंने बड़े बड़े जलसे देखे हुए हैं। 96 में जब बेनज़ीर वापस आई थी तो आपको याद होगा, उसके बाद कराची के 2 बड़े जलसे, उससे पहले लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम का भुट्टो साहब का जलसा। ये जलसे बहुत भरपूर होते हैं, बट नॉट नेसेसरीली दैट दे आर ऑल देयर वोटर्स, ये कभी नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जो आजकल हम देख रहे हैं, शिकायत है पीटीआई को कि उनके वर्कर को हैरेस किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो क्या ऐसे माहौल में, अगर इस माहौल को हम मान लें कि वो ठीक कह रहे हैं, उनका वोटर जो है वो इतनी सेक्रीफाइस करेगा कि वो घर से निकले और निकल के वोट दे के अपनी पार्टी को जितवा सके? ये सारे वो चीज़ें हैं जो जब तक हम ग्राउंड पर देखेंगे नहीं, उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। जी ठीक है। नहीं मदर पंजोथा साहब, क्या पीटीआई ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देती? जिस किस्म का सोशल मीडिया पे एक माहौल है कि पीटीआई इलेक्शन जीत रही है, अगर हार गई तो क्या होगा? देखिए, बात है ये कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे तो किसी सूरत भी पीटीआई जो है हार नहीं सकती, क्योंकि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप जैसे मर्जी टांगे ऊपर करें या नीचे करें, बल्ला तो आपने दिया है, उस ऑर्डर को हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और हम कल इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में प्रोग्राम बन रहा है, अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, हो सकता है हम वहीं रजू करें। लेकिन अगर बात की जाए कि इलेक्शन जो 8 फरवरी है, तो 8 फरवरी खान का है और खान ही खान होगा। जगह के ऊपर निशान है नहीं है जो भी होगा, लेकिन इमरान खान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और इस चीज से आप रोक नहीं सकते। धांधली जो आप देखें, 1000 कर लेंगे, 2000 कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, 20,000 कर लेंगे, कितनी आप धांधली करेंगे?
तो जितने भी वहां पर लोग जाएंगे, आप किसी के हाथ को तो नहीं रोक सकते। तो जब हाथ एक बंदे का, 2 बंदे का, 10 बंदों का रोकेंगे तो लाखों लोग जब निकलेंगे, करोड़ों लोग निकलेंगे, तो फिर वो बल्ला ही बल्ला। बल्ला तो हम देखते हैं बल्ले का क्या बनता है, लेकिन कहां नहीं कहां होगा। ठीक हो गया। हसन रज़ा पाशा साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड के बल्ले का निशान भी चला जाए, पीटीआई मुतमिन है कि इलेक्शन जीतेंगे, खंबे को खड़ा करें वो भी जीतेगा। पाकिस्तान की सियासत में लगता है आपको कैंडिडेट्स ना हो, इलेक्टेबल्स ना हो और पाकिस्तान की सियासी जमात इतनी पॉपुलर हो कि इलेक्शन जीत जाए? देखें, होप फॉर दी बेस्ट, मैं तो इनको यही कहूँगा कि ये बिल्कुल इनको अपने और पॉलिटिकल वर्कर को होपफुल रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं मलिक साहब, वो ज़रा डिफरेंट है। और आप देखें कि आज से 2 महीने पहले तक ये था कि किसी गाड़ी पे हमें मियां नवाज शरीफ साहब की कोई तस्वीर नज़र नहीं आती थी। अब आपको हर दूसरी तीसरी गाड़ी पे नज़र आ रही है। तो देख रहे होते हैं 40% हमारे जो वोटर्स हैं, यकीन कर लें 40% वोटर्स वो सिर्फ ये देखते हैं कि जीत कौन रहा है और उधर वोट वो पोल करते हैं। नज़रियात की बात बहुत कम करने वाले हैं, कमिटमेंट की बात बहुत कम करने वाले हैं। ये एक कमी और कजी हमारे सिस्टम में है, पॉलिटिकल सिस्टम में। लेकिन इसका क्या किया जाए? इसका भी हल है। एजुकेशन जब बढ़ेगी, लोग देखेंगे इलेक्शन बेहतर अंदाज में हो रहे हैं, हाँ जी, तो फिर शायद कोई बेहतरी आए। लेकिन अभी भी हमारे 40% वोट्स उस तरफ देखते हैं जहां पे उनको कामयाबी नजर आ रही होती है। हसन रज़ा पाशा साहब, नईम हैदर पंजुथा साहब, सलीम बुखारी साहब, तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।